वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे व्हेन एन इंडिविजुअल इज असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर टू द स्पाउस। तो सेक्शन 64(1)(4) में लिखा हुआ है कि जब भी कोई इनकम होगी, यानी असेसी को कोई भी इनकम होगी और वो ट्रांसफर की जाएगी अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को, तो ऐसे केसेस में कैसे इफेक्ट होगा। सो दिस प्रोविजन इज सेक्शन 64(1)(4) आर द गिवन बिलो। पहली कंडीशन इसमें बताई गई है कि द टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल, टैक्स पेयर इंडिविजुअल होना चाहिए। ही और शी इज ट्रांसफर टू द असेट्स अदर देन द हाउस प्रॉपर्टी, यानी हाउस प्रॉपर्टी के सिवा कोई भी असेट उसने ट्रांसफर की होगी अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को। द असेट्स ट्रांसफर टू हिज और हर स्पाउस एंड द ट्रांसफर मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसे ट्रांसफर की होगी। कंडीशन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि द असेट्स इज ट्रांसफर अदरवाइज देन फॉर द एडेक्वेट कंसिडरेशन, यानी बदले में कुछ लिया गया है, कुछ फंड या अमाउंट दिया गया है, और इन कनेक्शन विद द एग्रीमेंट टू द लीव अपार्ट, यानी उसके लिए जीवन के बाकी दिनों के लिए छोड़ा गया है। सो कंडीशन 6 में लिखा हुआ है दिस असेट्स मे बी हेल्ड बाय द ट्रांसफरी द स्पाउस इन द सेम फॉर्म और इन द डिफरेंट फॉर्म, यानी वही तरीके की उसको यूज किया गया या फिर अदर कोई फॉर्म के अंदर उसको यूज किया गया है। If the above conditions are satisfied, any income from the such assets shall be deemed to be income of the taxpayer who is transferred the asset, यानी जिसने भी assets ट्रांसफर की है, तो अगर मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ को ट्रांसफर किए तो उसके लिए वो टैक्सेबल होगा। एक एग्जांपल देखते हैं कि एक्स ट्रांसफर द 100 डिबेंचर ऑफ IFCI टू हिज वाइफ विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन, यानी कोई सामने कंसिडरेशन एडेक्वेट नहीं लिया गया है। इंटरेस्ट इनकम ऑफ दिस डिबेंचर विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ एक्स। भले उसकी पत्नी के नाम पे उसने कर दिए हैं, फिर भी वो क्या होगा, उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो एक्स के लिए टैक्सेबल रहेगा। नंबर 4, व्हेन एन इंडिविजुअल इज असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम द असेट्स ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, यानी अपने बेटे की वाइफ के नाम पे कर दिया है, तो उसके लिए सेक्शन 64(1)(6) में लिखा हुआ है कि किस तरह से उसकी कंडीशंस होती है। कंडीशन 1, टैक्स पेयर इंडिविजुअल होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ही और शी इज ट्रांसफर द असेट्स आफ्टर 31 मई 1973, यानी ये रूल जब बना उसके बाद। एंड द असेट्स इज ट्रांसफर टू हिज और सन्स वाइफ, ट्रांसफर में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। द असेट्स इज ट्रांसफर अदरवाइज देन द एडेक्वेट कंसिडरेशन, यानी एडेक्वेट कंसिडरेशन लिया गया हो या न लिया गया हो। And the assets may be held by the transferee in the same form or the different form, यानी कोई भी फॉर्म के अंदर उसको यूज किया गया हो। If the above conditions are satisfied, then income from the assets is included in the income of taxpayer. Taxpayer यानी कि who has transferred the asset, जिसने assets ट्रांसफर की है, जैसे कि मिस्टर एक्स, तो उसके लिए वो इंटरेस्ट यानी वो अमाउंट चार्जेबल होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स और द मिसेस एक्स transfer the bank deposit of 20,000 in favor of his or her son's wife without adequate consideration. तो एक बैंक की फिक्स डिपॉजिट उन्होंने ट्रांसफर की गई है। सो इनकम अकर्ड ऑन द सन्स वाइफ शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ एक्स, यानी जो भी एक्रूड इनकम होगी वो बाकी की, यानी सन्स की वाइफ की वो इनकम मिस्टर एक्स या मिसेस एक्स की इनकम में ऐड हो जाएगा। Then टॉपिक है कि when an individual is accessible in respect of the income from assets transferred to the person for the benefit of the spouse, यानी अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के बेनिफिट के लिए अगर कोई असेट्स किसी और बंदे को ट्रांसफर की गई है तब, तो उसके लिए सेक्शन 64(1) लिखा हुआ है। 64(1) के अंदर 7 में लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 64(1)(7) आर गिवन बिलो। पहली कंडीशन वही कंडीशंस यहाँ पे भी लिखी गई है कि टैक्स पेयर इंडिविजुअल होना चाहिए, असेट्स ट्रांसफर की होनी चाहिए, असेट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसफर की होनी चाहिए। नंबर 4 के अंदर वो लिखा हुआ है द असेट्स ट्रांसफर टू द पर्सन और एन एसोसिएशन ऑफ द पर्सन, यानी वो कोई व्यक्ति को या कोई संस्था को की गई हो। इफ द ट्रांसफर फॉर द इमीडिएट और द डेफर्ड बेनिफिट, यानी अभी तुरंत के लिए या फिर फ्यूचर के लिए उसके बेनिफिट, उसके स्पाउस के बेनिफिट के लिए बनाई गई है, और द ट्रांसफर इज विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन, और एडेक्वेट कंसिडरेशन भी नहीं लिया गया है। सो इफ द अफोरसाइड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड,
then the income from the such assets is extent of the such benefit is taxable in the hands of taxpayer. यानी टैक्सपेयर के लिए उतना जितना बेनिफिट उसको मिलने वाला है उसके लिए होगा, एंड हु इज ट्रांसफर द असेट्स, जिसने भी असेट्स ट्रांसफर की है उसके लिए वो टैक्सेबल बन जाएगा। जैसे कि मिस्टर एक्स की बात कर रही है तो मिस्टर एक्स का यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स ट्रांसफर द गवर्नमेंट बॉन्ड विदाउट कंसिडरेशन टू द एसोसिएट ऑफ द पर्सन। एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन को उसने अपने बॉन्ड्स ट्रांसफर कर दिए, सब्जेक्ट टू दैट द कंडीशंस दैट द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दिस बॉन्ड्स विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ मिसेस एक्स। अपनी वाइफ के लिए उसका जो इंटरेस्ट होगा वो यूज होगा। इंटरेस्ट फ्रॉम द बॉन्ड शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ वाई, तो सॉरी इनकम ऑफ एक्स, एक्स की इनकम के अंदर वो ऐड किया जाएगा। इसी तरह से लिखा है नंबर 6 में, व्हेन द इंडिविजुअल इज accessible in respect of the income from assets transferred to the person for the benefit of son's wife, यानी अपनी वाइफ के लिए ये नहीं, या फिर अपने सन्स की वाइफ के लिए, या फिर हस्बैंड के लिए अगर उसने ट्रांसफर की है, अपनी सन्स की वाइफ के बेनिफिट उसके नाम पे ट्रांसफर किए लेकिन बेनिफिट हस्बैंड को या वाइफ को मिलने वाला। सो प्रोविजन ऐसा होता है इसके अंदर भी सेम कि पहले तो वो टैक्स पेयर होना चाहिए, 31 मार्च 1973 के बाद ही असेट्स ट्रांसफर होनी चाहिए, क्योंकि सन्स वाइफ का जो लॉ बना था वो उस दिन को बना था। तो कंडीशन 3, ट्रांसफर्ड बाय द पर्सन और एनी एसोसिएटेड ऑफ पर्सन। ट्रांसफर में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ट्रांसफर होगा या इनडायरेक्ट ट्रांसफर होगा, इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट के लिए होगा, और द असेट्स इज ट्रांसफर्ड अदरवाइज देन द एडेक्वेट कंसिडरेशन, यानी सामने कंसिडरेशन लिया गया है या नहीं भी लिया गया। So if the above conditions are satisfied, then the income from the assets to the extent of the such benefit is included in the income of taxpayer, that is who has transferred the assets. जिसने भी assets transfer की है वो बनने के लिए उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। प्रोविजंस में लिखा हुआ है, प्रोविजनल इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है कि एक्स और या मिसेस एक्स है कि जिन्होंने अपना एसोसिएशन कोई बंदे को या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को क्या किया गया, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, कोई शर्तों के तहत, आउट ऑफ द एनुअल इनकम ऑफ 30 लाख सम ऑफ ₹5 लाख शैल बी यूटिलाइज, यानी अपनी जो उसकी 30 लाख की जो इनकम है उसमें से 5 लाख उससे यूटिलाइज किए हैं बेनिफिट ऑफ द डॉटर इन लॉ के लिए, मिस्टर एक्स या मिसेस एक्स की डॉटर इन लॉ के लिए, तो अपनी बहू के लिए। तो इन दिस केस 5 लाख शैल बी इंक्लूडेड ऑफ द मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स, यानी मिसेस एक्स ने किया है तो उसकी इनकम ऐड होगा, या मिस्टर एक्स ने ऐसा कुछ किया है तो मिस्टर एक्स की इंटरेस्ट के अंदर वो ऐड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन एन इंडिविजुअल इज एसेसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ हिज माइनर चाइल्ड, यानी अपने 18 साल से कम उम्र के बेटे के लिए उसने कोई अगर इनकम यहाँ पे एसोसिएट की है, एसेसिबल की है। सो ऑल इनकम विच अराइज और अकर्स टू द माइनर चाइल्ड शैल बी क्यूबेड टू द इनकम ऑफ पेरेंट्स, यानी 18 साल के कम उम्र वाले बच्चे की जो भी इनकम होगी वो अपने पेरेंट्स की इनकम के अंदर ऐड कर दी जाएगी। सो क्लबिंग इन दिस हैंड्स ऑफ द फादर और मदर, यानी पिता की या उसकी माता जी की, दो में से किसी एक की इनकम में वो ऐड हो जाएगा। The income of the minor will be included in the income of that parent who has the total income, that is excluding the income includable in the section 64(1)(a) is greater, यानी दोनों की जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके अंदर उसको डाल दिया जाएगा। When the clubbing is not attracted, कब क्लबिंग नहीं होगा ये उसके लिए रूल्स बना रखे हैं। So in this case, in the given below, clubbing provisions of the section 64(1) are not applicable. First, income of a minor child for all other sources suffering from any disability of the nature specified under section 80U is not subject to the clubbing the provisions of the above. यदि अगर किसी का बेटा यानी 18 साल से कम उम्र के बेटा या बेटी है और उसके नाम पे अगर कोई एसेट्स से ट्रांसफर की गई है, कोई इनकम ट्रांसफर की गई है और वो डिसेबल है, यानी परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, यानी उसकी आंखें नहीं है या उसके पैर नहीं है या फिर उसके हाथ नहीं है, ऐसी कोई भी परमानेंट डिसेबिलिटी होगी तो अंडर सेक्शन 80U के तहत तो उसकी इनकम उसके अंदर ऐड नहीं होगी। नंबर 2, इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनी मैनुअल वर्क, अगर कोई मैनुअल वर्क से उसकी इनको इनकम बनती है तो वो अपने पेरेंट्स के अंदर ऐड नहीं होगा।
income to of the minor child on account of any activity involved in application of her skill, talent and specialized knowledge and experience. जैसे कि हमने टीवी पे देखते हैं बाल कलाकार होते हैं, यानी 18 साल से कम उम्र वाले सीरियल में काम करने वाले या टीवी एड में काम करने वाले बच्चे होते हैं, तो उन्होंने अपनी स्किल या अपनी टैलेंट के तहत अपना खुद का एक इनकम सोर्स क्रिएट किया गया, तो इनके पेरेंट्स इनकी इनकम भी अपने पेरेंट्स की इनकम के अंदर ऐड नहीं की जाएगी। एग्जामिशन अंडर सेक्शन 1032, जो सेक्शन 1032 के अंदर कौन से एग्जामिशन दिए जाते हैं? इन केस ऑफ द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इंक्लूडेड एंड इनकम ऑफ हिज और हर माइनर चाइल्ड in terms of section 64(1)(a), such included income shall be entitled to the extent exemptions of 1500 in respect of each minor child। यानी अगर माइनर चाइल्ड की इनकम 1500 रुपए से कम है तो ऐसे केसेस के अंदर हम वो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, वो 1500 रुपए तक की इनकम हम उसे एग्जाम्शन देते हैं। ईयरली इनकम और लिखा हुआ है पर चाइल्ड, यानी एक बंदे का यानी एक लड़के का या एक लड़की का 1500 रुपए हम एग्जाम्शन देते हैं। वेयर हावेवर द इनकम ऑफ एनी माइनर सो इंक्लूडेड इज लेस देन 1500, the aforesaid exemption shall be restricted in the income so the included in the total income of the individual। यानी 1500 से कम हुआ देन तो हम 1500 रुपए तक का एग्जाम्शन देंगे, अगर उसके ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी इनकम में उसके पेरेंट्स की इनकम में उसको ऐड कर देंगे। लेकिन ऊपर हमने लिखा हुआ है क्लबिंग इनकम के अंदर जो भी सेक्शन 64(1)(a) में लिखा हुआ है कि कौन से केसेस के अंदर क्लबिंग नहीं होगा, वो चीज को हम ध्यान रखेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि ए एंड बी आर द माइनर सन्स ऑफ द एक्स एंड मिसेस एक्स। दो लड़के हैं, ए और बी माइनर सन है मिस्टर और मिसेस एक्स के। बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर एक्स इज 3,40,000 एंड इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिसेस एक्स इज 1,90,000। Income of A and B of the stage acting as 60,000 and 70,000 respectively। दोनों बच्चे स्टेज एक्टर है और दोनों की इनकम 60,000 और 70,000 है। Besides the interest of the company deposit of the A and B, यानी A और B ने अपने डिपॉजिट्स करवाए हुए हैं and deposit was made out of the income of his acting, यानी उन्होंने जो खुद कमाया है वो पैसों से बनाया है, so 30,000 and 1,000 respectively। A and B have received the following birthday gifts on the May 20, 2019. Gift received by the B from his grandfather, received by the B from his grandfather, उसके grandfather से उससे मिला। यानी हमको ये भी याद होना चाहिए कि गिफ्ट के रूल्स क्या है। तो अपने ग्रैंडफादर के पास से उसको गिफ्ट मिला 80,000 रुपए का। On 14 September 2019, gift received by the A 60,000 from ex friend, उसके फ्रेंड से मिला हुआ है। and 35,000 from the relative, and 35,000 relative से मिले हुए। Find out the income of X, A and B for the assessment year। तो यहाँ पे हमें पता है कि एग्जामिशन के तहत A और B की इनकम क्या होगी, उसके पेरेंट्स की इनकम के अंदर क्यूबिट नहीं होगी। और जो रिलेटिव से इनकम मिलता है यानी जो गिफ्ट मिलता है वो टोटली एग्जाम्प्टेड होता है। अगर फ्रेंड से मिलता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम कैलकुलेशन देख लेते हैं, इसका क्या होगा कि हमें पता है कि यहाँ पे एक्स मिस्टर एक्स ए एंड बी दोनों का लिखा है, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम मिसेस एक्स की है, बिजनेस इनकम मिस्टर एक्स की है, और इनकम फ्रॉम द स्टेज एक्टिंग ए एंड बी का 60,000 एंड 70,000 लिखा हुआ है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दैट इज गिफ्ट के बारे में बात करें तो यहाँ लिखा है कि गिफ्ट रिसीव्ड बाय बी ऑन May 20, 2019 फ्रॉम द ग्रैंडफादर, दैट इज गिफ्ट फ्रॉम द रिलेटिव इज नॉट टैक्सेबल। यानी रिलेटिव से अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो टैक्सेबल नहीं है। हाँ, अगर उसके फ्रेंड से मिला है तो वो टैक्सेबल होगा, लेकिन 1500 रुपए तक का एग्जाम्पशन। तो यहाँ पे गिफ्ट रिसीव्ड बाय द ए ऑन द September 14, 58,500 का नहीं, टोटल अमाउंट हमारे पास है 60,000। यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, सिर्फ गिफ्ट मिला है 60,000 रुपीज का, रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड। ये फ्रेंड के पास से उसको गिफ्ट मिला था 60,000 रुपए का तक का, वो टैक्सेबल होगा, लेकिन उसके अंदर 1500 रुपए का एग्जाम्पशन दे दिया जाएगा। सो बाकी का अमाउंट हमारे पास बनता है 58,500, वो उसके पेरेंट्स यानी उस एक्स की इनकम के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। Gift received on the September 14 from the relatives, gift from the relatives is not taxable, exempted, or interest from the company deposit received to clubbing with the hands of Mr. X, 30,000 रुपए उसको इंटरेस्ट मिल रहा है,
दूसरा जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो 30,000 और 1,000 रुपए था, है ना। तो वो दोनों कैलकुलेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि 30,000 रुपीज लिखा हुआ है, जबकि 1,000 रुपए वाला है वो 1,500 रुपए तक का एग्जेम्पशन मिल जाता है, तो उसका अमाउंट भी नील हो जाएगा, राइट। तो ये मिस्टर एक्स की इनकम में जाएगा और मिस्टर मिसेस एक्स की इनकम अलग से टैक्सेबल होगी। यहाँ पे कुल मिला के मिस्टर एक्स की इनकम बनती है 4,28,500, जबकि मिसेस एक्स की 1,90,000 और दोनों बच्चों की 60,000 और 70,000, ये इसके अंदर ऐड नहीं होगा। ये होता है क्लबिंग ऑफ इनकम। और उसके लिए एक समरी बनाई गई है कि जो जितने भी सेक्शन इसके अंदर है, सेक्शन 60, 61, है ना, तो उसके लिए हमने एक अलग से टेबल बनाया हुआ है कि सेक्शन 60 क्या होता है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट्स। और किसके लिए ट्रांसफर होगा, क्लबिंग किसके अंदर होगा, तो ट्रांसफर हु ट्रांसफर द इनकम, जिससे ट्रांसफर की है उसके अंदर होगा। कंडीशन हमने लिखी हुई है, ये सारे सेक्शंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो ये टॉपिक में हम आज बस इतना डिस्कशन करते हैं, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हैव अ ग्रेट डे।